गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 24 नवंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो है आपका जीएस पेपर 2 से। स्क्रीन पे अभी देख ही पा रहे होंगे, गवर्नर कांट कीप बिल पेंडिंग इनडेफिनेटली, सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइंस लो। तो क्या है जीएस पेपर 2 जो है आपका, और उसके अंदर आपकी जो पॉलिटी का पेपर आता है, इवन ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में भी अगर हम अच्छे से जाएँ तो आपका आएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से ये सवाल आपका आया है। गवर्नर की पावर्स को यहाँ पर डिफाइन करने की बात हो रही है कि गवर्नर के पास पावर्स कितनी हैं। क्या गवर्नर के पास ये पावर है कि वो किसी बिल को अनियमित समय तक अपने पास रख सकता है। ठीक है, अनियमित। ओके, तो अनियमित जो आपका समय है उस तक क्या वो अपने पास रख सकता है किसी बिल को, ये सवाल उठा था। किस किस ने उठाया है? स्टेट ऑफ आपकी जो तमिलनाडु है, स्टेट ऑफ केरला, स्टेट ऑफ पंजाब, इन सभी राज्यों की स्टेट्स ने ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था, वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा चलिए अब देखते हैं कि बेसिकली अब सुप्रीम कोर्ट का बयान क्या है। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बता रही हूँ कि ये जो आपका अनियमित समय के लिए अपने पास रखना है ना किसी चीज़ को, ये आपकी होती है पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो हो जाती है। और हमारे संविधान में तो सिर्फ 3 वीटोज़ पावर ही दी गई हैं, प्रेसिडेंट और आपके गवर्नर को। किन किन को मिलती है वीटो पावर? पहली मिलती है आपके प्रेसिडेंट को, दूसरी मिलती है गवर्नर को। ठीक है, क्योंकि जो गवर्नर है वो एज एजेंट ऑफ आपका सेंटर की तरह जाता है, प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिए, इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करेंगे और इसीलिए प्रेसिडेंट की बातों को मानते भी हैं। और उन्हीं की तरह इनको कुछ पावर्स भी दी गई हैं, कुछ एक्स्ट्रा डिक्शनरी पावर्स भी दी गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि जब गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आता है ना, तो यहाँ पे 4 वीटोज़ कौन कौन सी है पहले उनको देख लेते हैं। पहली आपकी जो वीटो होती है वो होती है आपके सब्सटेंसिव वीटो। ठीक है, सब्सटेंसिव वीटो। दूसरी जो वीटो होती है वो होती है आपकी क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो। थर्ड आपकी वीटो होगी वो होगी पॉकेट वीटो। और हमारा जो इंडिया है उसके पास ये क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्या होता है क्वालिफाइड वीटो? बेसिकली क्वालिफाइड वीटो में सब्सटेंसिव, जो यहाँ पे एक 4 आपकी होगी सस्पेंसिव वीटो। इस वीटो के अंदर 2 डिफरेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। बेसिक सा यहाँ पे क्वालिफाइड और सस्पेंसिव वीटो में यही डिफरेंस है कि क्वालिफाइड वीटो में मान लीजिए एक बिल पास होता है, हमें पता है किसी बिल को एक्ट बनते समय आपके 3 स्टेजेस से होके जाना पड़ता है। पहली स्टेज होती है इसका, जिस भी हाउस में, मान लेते हैं लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो लोकसभा में अगर ये आपका क्या है ऑर्डिनरी बिल है तो इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर देना है। या कोई और स्पेशल बिल है, मान लीजिए मनी बिल है, तो उसके लिए भी आपको कुछ और प्रावधानों की ध्यान रखना पड़ेगा। तो मनी बिल भी बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है। कोई और बिल है जिसके लिए स्पेशल मेजोरिटी, या मान लेते हैं कि स्पीकर को ही हमने हटाना है, रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाना है, तो उसमें आपकी चाहिए कि स्पेशल मेजोरिटी। सेकेंड स्टेज क्या होगी? सेकेंड स्टेज होगी अदर हाउस, यानी अब ये राज्यसभा के पास जाएगा, वहाँ भी इसको पास करवाना होगा। थर्ड स्टेट, अभी तक ये बिल ही है, दोनों हाउस ने पास कर दिया है। थर्ड स्टेट होगी प्रेसिडेंट का एसेंट। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट अपनी हामी नहीं भर देंगे, सिग्नेचर नहीं कर देंगे, तब तक ये कोई एक्ट नहीं बनेगा, ये लागू नहीं होगा। राइट, तो इसी वजह से पार्लियामेंट में भी हम प्रेसिडेंट को हमेशा लोकसभा प्लस राज्यसभा पर प्रेसिडेंट, इन तीनों को हम लोग पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली पार्लियामेंट जब याद आता है तो लोकसभा और राज्यसभा ही याद आता है, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। आपका प्रेसिडेंट भी उसका एक पार्ट है, तब जाके कोई बिल एक्ट बनता है। अब प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे साइन करने से पहले 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला क्या ऑप्शन है? पहला उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इसको एसेंट कर दे। ठीक है, इसकी हामी भर दे कि ठीक है आपने बिल भेजा था और ये पास हो सकता है, मैं इसका मंजूरी अपनी जो है वो दे रहा हूँ। सेकेंड यहाँ पे क्या है? सेकेंड ऑप्शन आपका होता है रिजेक्ट करने का या फिर विदहोल्ड करने का। बेसिकली रिजेक्शन और विदहोल्ड एक ही बात है कि नहीं, यहाँ पे ये बिल खत्म हो जाएगा, अब ये एक्ट नहीं बनेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोनों जो आपके सभाएं हैं उन्होंने इसको पास किया था नहीं किया था, यहीं पे बिल खत्म हो जाता है।
थर्ड आपका जो यहाँ पे प्रेसिडेंट के ऑप्शन है, वो प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन है रिटर्न करने का। प्रेसिडेंट कह सकते हैं कि इसको रिकंसिडर करो, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलतियां हैं, एक बार दोबारा इसके ऊपर बातें करो, तो रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन अब फोर्थ भी यहाँ पे हम देखते हैं, फोर्थ क्या होता है, फोर्थ आपका होता है यहाँ पे कि पॉकेट वीटो, यानी प्रेसिडेंट उस पर कोई भी टाइम ही ना ले, कह रहा है कि नहीं मुझे कोई सलाह नहीं देने, तो प्रेसिडेंट के पास तो है ये पावर पॉकेट वीटो की, लेकिन ये पावर संविधान ने गवर्नर को नहीं दी है, और गवर्नर जब इस पावर का इस्तेमाल करता है तब इसलिए केस पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं रिटर्न वीटो पे और क्वालिफाइड और सस्पेंसिव वीटो का डिफरेंस। तो रिटर्न जब किया जाता है, अगर मान लीजिए अब हाउस में रिटर्न आ गया, जब ये रिटर्न आपका 2/3 मेजॉरिटी यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर ये दोबारा से पास हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को इस पे मस्ट होगा कि आपको इसके ऊपर साइन करने पड़ेंगे, ये आपकी हो जाती है क्वालिफाइड वीटो, जो कि इंडिया में नहीं है, लेकिन यूएस में आप इसको पाएंगे क्वालिफाइड वीटो, तो ये इंडिया में नहीं है। हमारे पास है सस्पेंसिव वीटो, वो क्या होगी, हमारे पास होगी कि रिटर्न कर दिया प्रेसिडेंट ने, अब फिर से अगर सिंपल मेजॉरिटी से भी उस बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए थी, और लोकसभा बिना अमेंडमेंट या अमेंडमेंट के साथ बिना कोई बदलाव के अगर उसको पास कर देते हैं, तो फिर से प्रेसिडेंट को अपना जो वहाँ पे एसेंट है यानी कि हामी भरनी ही होगी, और ये जो हामी भरनी है ये पावर दी थी यहाँ पे 44वें अमेंडमेंट ने। 44th जो अमेंडमेंट हुआ था संविधान का 1978 के अंदर, उसने ये पावर आपकी संविधान को दी थी। 1978 में हुआ था 44th एंड 42nd हुआ था 1976 के अंदर। तो उसने यहाँ पे ये पावर आपकी जो है वो प्रेसिडेंट को कहा था कि नहीं, आपको बेसिकली यहाँ पे असेंट देना ही होगा। जो 42nd अमेंडमेंट था जिसको करवाया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, उन्होंने ये लागू किया था कि नहीं उनको देना पड़ेगा, लेकिन 44th जो अमेंडमेंट हुआ था जिसको करवाया था मोरारजी देसाई ने, उन्होंने इस पे बोला था कि नहीं, प्रेसिडेंट उसको एक बार रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिटर्न होने के बाद मतलब बेसिकली जो सस्पेंसिव वीटो है वो कहीं ना कहीं वहाँ से आई थी। तो ये हम पूरा का पूरा बिल का स्ट्रक्चर, कौन कौन सी वीटो, ये सब समझ चुके हैं। अब केस पे आते हैं। अब यहाँ पे आर्टिकल पे आने पे हमें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट मना कर रहा है, बेसिकली कह रहा है कि गवर्नर के पास कभी भी जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने पॉकेट वीटो नहीं रखी है। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नर के पास बिल भेजा, हाँ उसके पास भी 4 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपना एसेंट दे सकता है किसी भी बिल पे, मंजूरी भर सकता है, सेकंड ऑप्शन होता है रिजेक्ट कर सकता है उस बिल को, थर्ड उसके पास गवर्नर के पास ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, उसको रिटर्न कर दे, लेकिन रिटर्न करने के बाद फिर से उसको हामी भरनी ही होगी, तो ये है। और फोर्थ यहाँ पे ऑप्शन होता है प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो ना होते हुए कि वो इसे रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बात प्रेसिडेंट तक जानी चाहिए और उन्हीं को इस पर निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है जो गवर्नर कर सकता है, और इन्हीं 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन गवर्नर के पास संवैधानिक रूप से नहीं है, या फिर किसी पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना के उसको लागू नहीं किया है कि वो अनियमित काल तक या फिर इनडेफिनेटली जो डिफाइंड नहीं है पीरियड, उस समय तक आपका किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक बात थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोली, और यही पूरा का पूरा मतलब बेसिकली थोड़ा सा नई न्यूज़ थी। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारे न्यूज़पेपर के आर्टिकल की तरफ, जो कि बात करता है सो क्लोज टेल्स ऑफ आर ऑब्स्ट्रक्शन डिले उत्तरकाशी टनल। तो ये अभी कुछ इसमें है नहीं, जस्ट बुरी बात यही है कि अभी तक जो 41 लोग फंसे हुए हैं सिलियारा बारोट जो आपकी टनल बन रही है उसके अंदर, अभी तक भी उनको निकाल पाना संभव नहीं हो पाया है, और ये काफ़ी दुखद आई थिंक दुर्घटना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। डीप फेक एड्स विद सेलिब्रिटीज रेज रेड फ्लैग। क्या बात है कि डीप फेक हम लगातार सुन रहे हैं बहुत समय से। कहाँ जब व्हाट्सएप का आपका जो वो मांगा जा रहा था, व्हाट्सएप से क्या मांगा जा रहा था कि आपका जो ओरिजिन है ना मैसेज का, वो आप इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाइए, ठीक है। कौन मांग रही थी? गवर्नमेंट मांग रही थी, इंडियन गवर्नमेंट। और ये तब मुद्दा क्या था? मुद्दा यही था कि यहाँ पे जो सीएम है, आपके ओडिशा के जो सीएम थे, उनसे ये मांगा गया कि आप उनका बेसिकली रिज़ाइन यहाँ पे दिखा दिया गया डीप फेक के द्वारा, ठीक है, जबकि ऐसा कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट थोड़ा हाथ पैर मारती है, लेकिन अभी वो उस पर ज़्यादा केस चल रहा है व्हाट्सएप
प्रोवाइड करवाएगा नहीं करवाएगा, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमने कल देखा कि कैसे G20 का हमारे मोदी जी कल क्या कर रहे थे, प्रधानमंत्री वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे। ओके, तो वर्चुअल मीटिंग जब वो उसमें कर रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने इस मुद्दे पे बात की, उन्होंने सेलिब्रिटीज़ की बात की कि कैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ जैसे अक्षय कुमार या फिर आपका शाहरुख खान और विराट कोहली, ये सब जो है ना, ये सब लोगों ने भी बात करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि बेसिकली इनका नाम या इनकी वीडियो ऐसे ही किसी के भी चेहरे पे इस्तेमाल की जाती है, कोई भी यहाँ पे ऐप को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पे लोगों को बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और इसी बात पे यहाँ पे प्रधानमंत्री PM मोदी भी कहते हैं कि हमें ये ग्लोबल पूरे विश्व के लिए एक डेंजर बन चुका है डीप फेक जो है, जिसमें आपका सर किसी के और के ऊपर लगा दिया जाता है, आपकी आवाज़ को मोल्ड कर दिया जाता है AI के द्वारा। और इसीलिए कह रहे हैं कि AI के रेगुलेशन के लिए वर्ल्ड वाइड काम होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं अभी तक AI का रेगुलेशन कहाँ और किन किन कंट्रियों ने इनकी शुरुआत की है। सबसे पहले इन वर्ड्स की शुरुआत या इसका डिस्कशन किया गया था जापान द्वारा। ठीक है, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके बाद ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था आपका, मतलब बेसिकली स्टार्ट हुआ था वहाँ पे समिट जो स्टार्ट हुआ था, रेगुलेशन अभी तक नहीं आया था। ठीक है, लेकिन एक समिट होता है, M आएगा यहाँ पे, एक समिट होता है कहाँ, UK के अंदर, और वहाँ पे जो ऋषि सुनाक है वो इस समिट को करवाते हैं। डिफरेंट आपके जो कंट्रीज़ के लीडर्स हैं उनको बुलाया जाता है, इकोनॉमिक्स को बुलाया जाता है, और वो समिट को कर ही रहे थे कि उसी समय पे US ये रेगुलेशन लेके पहला ऐसी कंट्री बन जाता है जो ऐसी रेगुलेशन लेके आया है। ठीक है, तो ये पूरी अभी तक इसकी हिस्ट्री चली है, ज़्यादा नहीं है, एक अभी जस्ट 4 महीने के अंदर ही ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, हम लगातार न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से कि US रेगुलेशन लाने वाला यहाँ पे पहली कंट्री बन जाता है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि बात करता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट वुमन जज, कि सुप्रीम कोर्ट की वो पहली महिला जज जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, अभी आपके केरला के अंदर इनकी डेथ हुई है, और 93 ईयर्स की ये अभी थी। ठीक है, 93 साल की ये थी अभी जब इनकी डेथ हुई है, और इनका नाम है आपका फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी जी जो थी उनका जन्म हुआ था 1989 के अंदर, और उसके बाद वो अपने 8 भाई बहनों में, इनके 8 भाई बहन थे, और ये 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, एल्डेस्ट थी, और एक मुस्लिम परिवार से होते हुए भी इनके जो पिताजी थे वो इनको बहुत अच्छी शिक्षा दिलवाना चाहते थे। कहीं ना कहीं वो उस समय पे एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और इसीलिए उनके मन में था कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े या एक समाज से वो आगे बढ़ के चल रहे थे, क्योंकि ये जब उनको इनकी ग्रेजुएशन करवा रहे थे उस समय का आपका जो स्थान जो था वो उस समय 1943 का था। अभी तक हमें आज़ादी भी नहीं मिली थी जब वो इनकी पढ़ाई पे यहाँ पे अपनी सोच को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा चुके थे। उस समय तक पहले इन्होंने जो ग्रेजुएशन की, इनकी जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ था, लेकिन इनकी जो ग्रेजुएशन थी वो 1948-49 के अंदर हुई थी, और उस समय पे इन्होंने केमिस्ट्री से अपनी ग्रेजुएशन की थी। ठीक है, केमिस्ट्री से। ये बचपन में जब स्कूल में पढ़ी थी तो एक कैथोलिक स्कूल में पढ़ती थी, ये मुस्लिम आपका वो जो वहाँ पे भी नहीं जाती थी। उस समय इनके पिताजी का बहुत योगदान रहा इनके जीवन में, ऐसा इनके द्वारा भी बोला गया, और बार बार इन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है कि इनके पिताजी ने बहुत ज़्यादा योगदान किया है। ये जब केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती थी तो उस समय पे इनके पिताजी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इनको बोला कि नहीं, तुम अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी लोगी तो एक टीचर बनोगी, लेकिन अगर तुम लॉ करोगी, जो कि इनको लॉ की तरफ उन्होंने प्रेरित किया, तो लॉ करोगी तो एक रेवोल्यूशन लाओगी, औरतों को पहली ऐसी मदद दोगी जो अभी तक उनके लिए दरवाजे नहीं खुले हुए हैं, ऐसा कुछ इनके पिता का मानना था। उसके बाद इन्होंने लॉ परस्यू किया। इनके पिता जो थे वो पहली जो देश की जुडिशियल ऑफिसर बनी थी उनसे बहुत प्रभावित थे, और वो चाहते थे कि मेरी बेटी भी इस तरफ जाए। और जब ये बनती हैं तो ये 7-8 साल के बाद 1974 में जाके ये सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आपकी जज बनती हैं। ठीक है, 1950 में ये एंट्री लेवल पे आ गई थी। जब हमारा संविधान आ रहा था उस समय पे ये एक्चुअली में एंट्री लेवल जो होता है, मुंसिफ जो होता है आपका, तब ये वहाँ पे बन चुकी थी। और 1974 में 1974 के बाद ये जाके बनती हैं डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, और सेशन जज कौन होता है, जो
कि बेसिकली आपका क्रिमिनल केसेस के ऊपर देखभाल करता है, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका सेशन जज होता है। और यहाँ पे ये बात आ गई तो मैं बता सकती हूँ कि एक ही जज आपका दोनों काम भी कर सकता है। जिस दिन वो सेशन कोर्ट में बैठा होगा उस दिन वो क्रिमिनल केसेस को सुनेंगे, जिस दिन वो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज बैठे होंगे उस दिन वो सिविल केसेस को सुनेंगे। बस फ़र्क यही होता है, और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद ये 1983 के अंदर, ठीक है, 1983 जो था वहाँ पे ये जाती हैं हाई कोर्ट में, एज अ हाई कोर्ट जज ये वहाँ पे रहते हैं। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको कम से कम 5 साल के लिए आपका वो होना चाहिए, राइट। तो ये फिर इन 1989 के अंदर इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है। और ये आपका जो 93 है तब तक ये सुप्रीम कोर्ट की जज रहती हैं, जब तक इनकी रिटायरमेंट की एज पूरी नहीं हो गई थी, ठीक है। डायरेक्टली बस वहाँ से रिटायर्ड होती हैं, और बहुत सारे केसेस में ये अपनी भूमिका निभाती हैं एज ए सुप्रीम कोर्ट जज। तो इनकी जो डेथ है उनके ऊपर इनको ये एक तरीके से याद किया जा रहा है, और याद होना भी चाहिए। तो नाम याद रखिएगा, जस्टिस फातिमा बेवी इनका नाम है। और जितनी भी लेडीज़ या जो इतनी भी बच्चियाँ, लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं तो उनको तो बिल्कुल इनको नमन करना चाहिए। और मेरी तरफ से भी मैं इनको नमन करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा किया, एक समय पे इन्होंने इतनी आगे बढ़ी है, और हम लोगों को भी इच्छा दी कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है एडिटोरियल पेज से, जो कि लिखा गया है सच्चाधीन शुक्ला द्वारा, जो कि एक चीफ इकोनॉमिस्ट के यहाँ पे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया का जो रिसेलियंस है, रिसेलियंस क्या होता है, किसी प्रति आपकी कंडीशन ख़राब है लेकिन उसमें आप कितने अच्छे से लड़ सकते हो, वो आपका, वो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है। टर्मोइल यानी कि सब कुछ ख़राब चल रहा है लेकिन इंडिया फिर भी अपनी पोजिशन को अपनी शक्ति के साथ खड़ा हुआ है। इंडिया कह रहा है कि इंडियाज़ ग्लोबल स्टैंडर्ड हैज़ बिन बोलेस्टर्ड बाय इट्स मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि इंडिया बहुत अच्छी मैक्रो इकोनॉमिक एंड वो करते हैं। देखिए जब ये स्टार्ट करते हैं ना आर्टिकल को, तो बेसिकली हमारे लिए तो जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये स्टार्ट करते हुए बताते हैं कि कितनी सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल वर्ल्ड में हो रही हैं। जैसे सबसे पहले बताते हैं कि वेस्ट एशिया में क्या क्या हो रहा है, लेकिन कहते हैं चलिए एक अच्छी न्यूज़ वहाँ से आ रही है कि 4 दिन के लिए अभी वहाँ पे बेसिकली सीज़ फायर हो गया। वेस्ट एशिया से आपका इजराइल हमास का जो यहाँ पे बात चल रही है उसका मतलब है। उसके बाद ये कहते हैं कि यूक्रेन में और रशिया में जो हुआ था वो भी अभी तक पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद ये 3rd नंबर पे बताते हैं कि कैसे इकोनॉमिक फ्रंट पे भी अगर बात करें, लेकिन अच्छी बात है कि ये इतना ज़्यादा भयानक भी नहीं है। इकोनॉमिक फ्रंट पे अगर जाते हुए देखते हैं तो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड का रिटेल प्राइसेस अभी कम हो रहा है। जैसे ये एग्जांपल देते हैं यूएस का, कि यूएस का जहाँ पहले इस महीने से 3.7 होता था वो अब 3.2 पर आ गया है, ठीक है। इसके बाद ये एग्जांपल देते हैं आपका ईयू का, यानी कि यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, 27। तो ये हमें यहीं से याद हो जाना चाहिए। जब हम बेसिकली हमारा न्यूज़पेपर करते हैं तो उस समय हमें ये सब कुछ याद रहना चाहिए। तो 27 आपकी यहाँ पे कंट्रीज़ है। और उसके बाद यू का भी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो भी काफ़ी कम आया है, 3.3% ये पिछले माह तक था, और अब ये आके हो गया 2.9% पर। चलिए अब ये कहते हैं कि इंडिया की भी अगर बात की जाए तो इंडिया के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया भी जो अपनी जीडीपी की ग्रोथ है, ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया की जो आरबीआई ने अभी से पहले प्रिडिक्ट की थी 6.5% की, वो उसको भी क्रॉस कर जाएगा, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देगा। फेस्टिवल के आपके बहुत सारे जो सीजन अभी थे, दिवाली थी, बहुत सारे फेस्टिवल एक साथ आए हुए, तो उस सीजन में बहुत लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स खरीदे हैं और मार्केट में अपना बेसिकली हेल्प कर रहे हैं जीडीपी को बढ़ने में और अपना शेयर कर रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका एक कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स होता है, CAIT, उन्होंने बताया कि इंडिया की जो रिटेल मार्केट है वो बहुत सारा, मतलब उसने सारे ट्रेडिंग के जो रिकॉर्ड हैं वो तोड़ दिए, क्योंकि लगभग अभी फेस्टिवल सीजन में कुछ एक महीने में ही रुपये 3.75 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है। ये ऐसे ही सिर्फ करोड़ की नहीं की गई, इतने लाख करोड़ की गई है, और ये सिर्फ फेस्टिवल आपके सीजन में हुई है। ये मान रहे हैं कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि लगभग 50,000 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी और भी होगी, जो रिमेनिंग बचा हुआ है, ठीक है। अभी तक जस्ट हमारे पास
1 महीना बचा इस साल का, और उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और दिखाई देती हुई लग रही है। इसके बाद ये एग्जांपल देते हैं कि कैसे जो आरबीआई है, उन्होंने सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, उन्होंने रिवील किया था कि जो हमारी बेसिकली जीडीपी है वो 6.5 के उससे बढ़ेगी, लेकिन ये मान रहे हैं कि शायद ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है कि शायद ये 7% तक भी पहुंच जाए। तो वो हमें आगे देखने को मिलेगा कि इन्होंने कितना ठीक सोचा और कितना बाद में सोचा है। ये फिर भी कहते हैं कि ग्लोबली भी जो क्रूड वगैरह का इन्फ्लेशन रेट है ना, वो भी इंडिया के लिए ठीक हो गया है। जैसे इंडिया अभी काफ़ी समय के बाद अपना जो रिटेल इन्फ्लेशन है उसको कम करके लिया है 4.9 के अंदर, जो कि आरबीआई की जितनी गाइडलाइंस है, जितना हम सोचते हैं कि कितना होना चाहिए उसी के अंदर ही है। क्योंकि आरबीआई ने कितना बोला है कि आपका 2 से -2 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, और 2 से 6 के बीच में ये रहना चाहिए, ठीक है, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज़्यादा होना चाहिए, ना इससे कम यहाँ पे ना उससे ज़्यादा। तो ये है, तो उसी रेंज में ये दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है एंगेजिंग विद एपेक। और क्या है एपेक? तो हमने देखा था कि एपेक का जो बेसिकली आपका समिट हो रहा था, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका जो समिट हुआ था चाइना यूएस के अंदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर ये हुआ था। इसमें चाइना की ओर हमें देखने को मिला था कि कैसे यूएस के रिश्ते जो है वो काफ़ी बेहतर हो गए थे, जहाँ एक साल से वो दोनों लोग या दोनों कंट्रीज़ जो है वो कटी हुई थी। यहाँ पे हम कंट्रीज़ या मेंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि एपेक में कंट्रीज़ को इकोनॉमीज़ डिनोट किया जाता है, ठीक है, इकोनॉमीज़ यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो दोनों इकोनॉमीज़ थी एक दूसरे से कटी हुई थी और एक साल से इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन ये एपेक का समिट होने के बाद से चाइना और जो यूएस है उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं। यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया के कह रहे हैं कि इंडिया को भी अपना जो फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे, इंक्लूजन पे, इनोवेशन के ऊपर, वो भी एपेक के अंदर शेयर करना चाहिए। मतलब क्योंकि इंडिया यहाँ पे एपेक का एक मेंबर ही नहीं है या इकोनॉमी ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे गुरजीत सिंह द्वारा, जो कि आपके फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ में, इथोपिया में गए हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ में गए, एशियन कंट्रीज़ में गए हैं, तो जर्मनी में गए हैं। तो ये हमारे फॉर्मर एम्बेसडर, और इनका बोलना है कि इंडिया को भी अपनी पोजीशनिंग यहाँ पे लानी चाहिए, राइट। फिर हम देखते हैं कि ये क्या बताते हैं। इन्होंने बताया कि कैसे चाइना जो है वो लगातार आज भी एपेक का जब वो होता है जहाँ पे आपका यूक्रेन आता है और वो इल्ज़ाम लगाता है रशिया के ऊपर, उसके अलावा ताइवान यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, ताइवान एज अ मेंबर यहाँ पे एज ए इकोनॉमी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, जबकि इंडिया नहीं यहाँ पे एज ए इकोनॉमी है। और इसके अलावा ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये अपने अपने हिस्से की यहाँ पे बात कर रही हैं, जो कि चाइना ताइवान को एक कंट्री खुद में मानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक ही समिट पे जा रहे हैं जहाँ दोनों कंट्री अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और ये कह रहे हैं कि जो अभी का जो वर्ल्ड का नेचर है ना, इतना ख़तरनाक सा बना हुआ है, और उस नेचर के अंदर हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो आपका यूएस, जापान और कोरिया है, यूएस, जापान प्लस कोरिया, इन तीनों ने मिलके अपना एक ट्राइलेटरल समिट हेल्ड किया है, ठीक है। ये तीनों लोग अलग से मिले, जैसे बायलैटरल हुआ था किस किस के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में, वैसे ही एक यहाँ पे ट्राइलेटरल हुआ, तीनों ये एक साथ मिले हैं और इन्होंने मिलके जो समिट के अराउंड बातें की हैं कि ठीक है रिजम्पशन कर देना चाहिए। जैसे इसके बाद जब पहले यूएस का और आपका चाइना का रिजम्पशन हो जाता है, तो वहीं अभी हम देखते हैं कि कुछ 2 दिन पहले जापान भी यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, जापान भी यहाँ पे चाइना के साथ मिलते हैं। जापान के जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिलते हैं चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, और किशिदा जी जो है, किशिदा जी के मीटिंग के नाम से जाने जाता है। क्यों? क्योंकि फमीनो किशिदा उनके जापान के पीएम का नेम है, और जी जिनपिंग तो हमें पता ही है कि चाइना का है। तो ये सब होते हुए यहाँ पे ताइवान की बात की जाए तो ताइवान जो है वो कह रहा है कि मुझे आप लोग अपने अंदर और इंक्लूड करिए, और जो आपका एक नया और दूसरा वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट चलता है, जो एक नई मेंबरशिप है CPTPP की, जो कि बात करती है कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, मुझे उसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए। ये सब बातें देखने को मिली। यूके की बात करें तो यूके जो है वो लार्जेस्ट मेंबर है यहाँ पे, या इकोनॉमी है, तो लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बनाता है यूके। और IPEF ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। IPEF क्या था? IPEF जो है यहाँ पे
वो आपका होता था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, लेकिन ये फ्रेमवर्क फेल हो गया। ठीक है, ये फ्रेमवर्क बन ही नहीं पाया क्योंकि एज इंडो करने के बाद इंडिया खुद इसका एक मेंबर नहीं था, तो इंडिया एक खुद मेंबर ना होते हुए यूएस जो है वो यहाँ पे काम नहीं कर पाया, क्योंकि चाइना की जो सप्लाई चेन है ना, बेसिकली ये 3 चीज़ों पे काम कर रही थी। ठीक है, यूएस यहाँ से बाहर निकलना चाहता था और यूएसए ने ये भी बोला कि अगर हम चाइना से बाहर निकल भी रहे हैं ना, तो उसका मतलब है कि हम लोग जस्ट बाहर जाके कुछ और वो करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सेपरेट हो रहे हैं, कि बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं चाइना से। लेकिन यहाँ पे गुरप्रीत जी कहते हैं कि अगर चाइना से बाहर निकले तो इंडिया इज़ द वेरी बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, और इंडिया को अब जो गोल्डन गेट स्टेटमेंट जो निकल के आई है, जैसे G20 की दिल्ली डिक्लेरेशन थी, इसी तरीके से जो यहाँ पे बेसिकली फाइनल जो स्पीच है वो क्या होगी आपकी गोल्डन गेट स्टेटमेंट। GGS, ये थोड़ा सा याद होना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से। तो ये जो निकल के आई है, इसमें अब यहाँ पे गुरप्रीत सिंह जी का कहना है कि इंडिया को भी इसमें अपनी मेंबरशिप के लिए बात करनी चाहिए यूएसए से, और दिखाना चाहिए कि इंडिया के पास भी कितनी कैपेबिलिटी है। इंडिया खुद में एक इकोनॉमी है, इवन इंडिया अभी 4th लार्जेस्ट GDP है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट आपकी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी। तो इंडिया यहाँ पे एक पार्ट बना सकता है, और इंडिया का भी ऑब्जेक्टिव कुछ एपिक के जैसे ही है। जैसे एपिक चाहता है, उसकी जो फोकस है कि वो लोग रिसिलियंट हों, ऐसी इकोनॉमीज हो जिनके ऊपर किसी चीज़ का कोई प्रभाव ना पड़े, करप्शन फ्री हो, राइट। उसके बाद इनकी एनर्जी जो हो वो क्लीन एनर्जी हो। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव इंडिया भी शेयर करता है। जब सभी चीज़ें सेम ही है तो क्यों ना इंडिया को एक भाग बनाया जाए। ऑल्दो चाइना ऐसा चाहता नहीं है, चाइना बिल्कुल नहीं चाहता है कि इंडिया की एंट्री यहाँ पे हो, लेकिन फिर भी क्योंकि इंडिया के और बेसिकली यूएस के रिश्ते अभी ठीक हैं क्वाड की वजह से, और ये जो 1 साल से लगातार चाइना के और यूएस के रिश्ते ख़राब थे उस वजह से भी, तो वहाँ पे इंडिया एक अपना कहीं पे अभी अगर बात करें तो एक मेंबर बन सकता है। तो ये हमारी तरफ से, अगर हमें भी बाद में कभी सवाल आता है तो यही हमें जवाब देना चाहिए। अब नेक्स्ट